Hello friends, you are most welcome to my channel. I am doing good and I also expect every one of you is doing absolutely well. So today we are going to start with the chapter number 8 which talks about specialized area. मतलब कुछ specialized area पर बात करने वाला है हमारा chapter number 8. अब वो कौन से specialized area हैं, चलो देखते हैं उसका एक ओवरव्यू लेते हैं. स्पेशलाइज्ड एरिया मतलब कुछ स्पेशल बातें करनी है हमें ऐसे 800, 805 एंड ऐसे 810 के अंदर. ठीक है, मीन्स वी आर गोइंग टू कवर इंटायर ऐसे 800 सीरीज जिसमें हमारे ये 3 स्टैंडर्ड्स निकल कर आते हैं और ये 3 स्टैंडर्ड्स आज हमें अच्छे से कवर करने हैं और मॉड्यूल में इतना अच्छा कवरेज है दैट यू कैन गेन मोर देन सफिशिएंट नॉलेज प्लस मोर देन सफिशिएंट मार्क्स बाय रेफरिंग द मॉड्यूल. इतना अच्छा कंटेंट हमें इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड कराया है मॉड्यूल के अंदर. मैंने प्रोनाउंसमेंट्स भी चेक करे बट उससे भी बेटर यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है और एक फ्लो बनाया हुआ है इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर के अंदर. ओके, सो लेट्स सी कि ऐसे 800, 805, 810 बात किसकी करता है. ठीक है, बात किसकी करता है. देन ऐसे 800 सबसे पहले हम डील करेंगे जो बात करता है स्पेशल कंसिडरेशंस की. किसकी बात करता है स्पेशल कंसिडरेशन की. मीन्स वी हैव टू कंसिडर समथिंग स्पेशल ओवर हेयर दैट आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना है बट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है. दोज आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. दोज आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. मतलब ऐसे 800 बात ही करता है कुछ ऐसे कंसिडरेशंस की जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर बनाए गए हैं. ऐसे 800 डील्स विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. देन बात आती है ऐसे 805 की. इट डील्स विद अगेन स्पेशल कंसिडरेशन. इसको भी कुछ स्पेशल बातें करनी है दैट आर एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इट टॉक्स अबाउट सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सिंगल रहने लगे, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल है. ठीक है, अभी हम इसको आगे और अच्छे से पढ़ेंगे कि सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है, देन स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम. इसकी भी हम आगे चल के ऐसे 805 के अंदर बहुत ब्रॉड बातें करेंगे कि ये एक्चुअली क्या होते हैं स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम. एंड मैं ये आपको डेफिनेशन के साथ समझाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ. थोड़ा सा माइंड में डाउट रखो कि ये होते क्या है, गेस करो क्या होता है. एंड अगर आपको पता है कि ये सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट और आइटम क्या होते हैं तो वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में पहले लिख कर बताओ कि आपको आता है एंड देन मूव फॉरवर्ड विथ मी. देन वी आर गोइंग टू टॉक विथ ऐसे 810. ये किसकी बात करता है. ये बात करता है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की. इट डील्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर व्हेन अंडरटेकिंग एन एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसकी बात करता है. इट टॉक्स अबाउट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, अभी ये क्या हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी सिंगल होता है कभी समरी होता है. तो ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे ऐसे 810 में. थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग होने दो कि ये क्या होता है. ठीक है, so let's proceed with ऐसे 800 first. But before starting let me tell you something कि जो अभी तक हमने पढ़ाई की है whatever we have read till now ऐसे 200 सीरीज से लेकर 700 सीरीज तक के जो कुछ भी हमने पढ़ा है all that is not going to vain for the purpose of application of ऐसे 800. अब ये मैं कैसे बोल रही हूँ, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ऐसे 200 से लेकर ऐसे 700 प्लस 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 SQC1 भी तो पढ़ा था हमने. SQC1 सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा हमारे ऐसे 800 के अंदर. ठीक है, ऐसे 800 इज़ नॉट गोइंग इन आइसोलेशन. ठीक है, उसको अलग थलग रहने का नहीं है. उसको पहले ऐसे 200 से 700 सीरीज तक के सारे स्टैंडर्ड्स जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड है वो सारे कवर करवाने हैं आपको. सो जितने भी स्टैंडर्ड हमने पढ़े हैं उन सब का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन हो सकता है. ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि हर स्टैंडर्ड का एप्लीकेशन होगा, मैंने बोला कुछ स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन हो सकता है. सपोज यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने तीनों स्टैंडर्ड का फ्लो बनाया है ऐसे 800, 805, 810 का, वो बहुत अच्छा फ्लो बनाया है. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेंगे,
फिर ऑडिट की प्लानिंग करेंगे एंड उसके बाद में रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ऑडिट की प्लानिंग करेंगे एंड परफॉर्मिंग, यू विल प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट एंड देन रिपोर्ट करेंगे, जो कि हमारा नॉर्मली काम होता है। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या बताने के लिए रोका है, मैंने आपको बताना है 3 चीज़ें। देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ इंगेजमेंट में हमारा कौन से स्टैंडर्ड लगते हैं? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। ऐसे 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट जो हमें यहाँ पर ऐसे 210 में एप्लीकेबल होते हैं। एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड लगेगा। ऐसे 800 बात नहीं करेगा एक्सेप्टेंस की, ऐसे 210 ही हमें यहाँ पर एक्सेप्टेंस ऑफ एन एंगेजमेंट की बात करेगा। ठीक है, मतलब हमें जो टर्म भी अग्री करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अंडर ऐसे 800। ठीक है, सपोज हम 800 की बात करें तो उसमें हमें 210 की ही एप्लीकेशन करनी होगी। जस्ट लाइक प्लानिंग हमें जब भी करनी है तो प्लानिंग के लिए हम कौन से स्टैंडर्ड एप्लीकेबल करते हैं? वी एल एप्लीकेबल ऐसे 300 प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो उस केस में जब हमें ऐसे 800 सीरीज लगानी होगी तो भी हम प्लानिंग के लिए ऐसे 300 को ही बुलाएंगे। हम ऐसे 300 से बोलेंगे तुम हमें प्लानिंग करके दो। ठीक है, देन परफॉर्मेंस ऑफ सच एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस करने के लिए ऐसे 300 एंड व्हेन वी आर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रॉमम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ऐसे 315 लगाते हैं। उसके बाद में जो रिस्क आइडेंटिफाई किए होते हैं उसके लिए हम लगाते हैं 330। एग्जैक्टली सेम स्टैंडर्ड्स यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, देन फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। फॉर्मिंग एन ओपिनियन रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस के लिए हम कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं 700 सीरीज। 700 हमारा फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। ऐसे 705 बात करता है अगर आपकी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन है, वो भी यहाँ आएगा। ऐसे 706 बात करता है EOM एंड OM पैरा, मतलब एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ की, तो उसका भी एप्लीकेशन यहीं पर है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहीं अवेलेबल है, सारे डिशेस एक ही थाली के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ऐसे 800 नाउ। हैं, अभी स्टार्ट हो रहा है तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक तो सिर्फ ओवरव्यू ले रहे थे, बट ठीक है, ये बहुत अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। लेट्स स्टार्ट स्टडिंग विद ऐसे 800। इट टॉक्स अबाउट स्पेशल बातें, किसके रिगार्डिंग? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिगार्डिंग ये करने वाला है आपको स्पेशल बातें। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगेन रिपीट विथ मी, मैंने आपसे बोला है आपको सारे स्टैंडर्ड के टैग याद होने चाहिए। ठीक है ना, सारे स्टैंडर्ड्स के नेम याद होने चाहिए। ऐसे 800 ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगेन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगेन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। हो गया, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट बिफोर मूविंग लेट मी टेल यू कि एक्सेप्टेंस, प्लानिंग एंड ओपिनियन, इसी फ्लो में हम सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले हैं। बट उससे पहले यहाँ पर बोला है कि हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क तो बात कर लिए, ये होता क्या है? ठीक है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है विच इज़ डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूज़र। किसके लिए बना है? स्पेसिफिक यूज़र। ये स्पेसिफिक यूज़र कौन होते हैं? सपोज हमारा कोई क्रेडिटर है जिसको चाहिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके हिसाब से। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस क्रेडिटर के हिसाब से जब हम बनाते हैं तो मतलब वो क्रेडिटर है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्पेसिफिक यूज़र। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं? उस क्रेडिटर के लिए, उस स्पेसिफिक यूज़र के लिए। मीन्स दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मेड फॉर द पर्पस ऑफ जर्नल यूज़र। जो अभी हम जर्नल पर्पस फ्रेमवर्क से बनाते हैं उसका मतलब होता है वाइड रेंज ऑफ यूज़र कैन यूज़ दोज स्टेटमेंट। बट ये जो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर हमारे स्पेसिफिक यूज़र्स हैं, यही वो यूज़र हैं जो हमारे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनके अलावा कोई और यूज़ करने वाला है तो उसको कन्फ्यूजन होगा, बिकॉज वी आर मेकिंग
we have designed the financial statement to meet the financial information need of the specific user. ठीक है, मार्क दीज वर्ड, इसको हाईलाइट कर लो, डिज़ाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ स्पेसिफिक यूज़र। हम स्पेसिफिक यूज़र के लिए ही फाइनेंशियल स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनाते हैं। इट इज़ नॉट फॉर द वाइड रेंज ऑफ यूज़र, औरों को नहीं यूज़ करना, जनरल पर्पस नहीं है, ये स्पेसिफिक पर्पस है, जिसके लिए बनाया वही यूज़ करेगा, सब लोग नहीं यूज़ करने वाले। देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब हमने यहाँ पढ़ा स्पेशल पर्पस, तो हम क्या करते हैं कभी कभी कन्फ्यूजन में हम क्या देते हैं कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, अगर एमसीक्यू आएगा कि बोलेगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बने हुए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं क्या वो सिर्फ कंप्लायंस फ्रेमवर्क के तहत कंप्लायंस फ्रेमवर्क ही फॉलो कर सकते, तो हम बोलेंगे नोई नोई नोई। इट कैन यूज़ बोथ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और ए कंप्लायंस फ्रेमवर्क, मतलब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क दोनों ही यूज़ किए जा सकते हैं। अब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से बहुत सारा बताया हुआ, बट स्टिल चलो ठीक है, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि आप पिछली वीडियो रेफ़र करिए एंड एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हेन वी आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हेन वी आर सेइंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ओके, मतलब ट्रू एंड करेक्ट व्यू जब हमें रिप्रेजेंट करना होता है वी आर डीलिंग विद द कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और ट्रू एंड फेयर व्यू से डील करना होता है वी आर डीलिंग विद द फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दोनों ही फ्रेमवर्क अलाउड हैं। ओके, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर दोनों ही स्टैंडर्ड अलाउड है। यहाँ पर छोटा छोटा सा लिख लो इस प्लेस पर कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क दोनों ही ऐसे 800 के अंदर अलाउड हैं। देन द रिक्वायरमेंट ऑफ एफआरएफ, हमें एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्यों लगाना होता है, क्या वजह है जिसकी क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क या जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ, रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ डिटर्मिन द फॉर्म एंड कंटेंट। ठीक है, एएफआरएफ क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बट स्टिल एक बार फिर से बता देती हूँ। एएफआरएफ का मतलब होता है शेड्यूल 3, जो जिसके बेसिस पर हम अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो शेड्यूल 3 एएफआरएफ नहीं होता, शेड्यूल 3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एएफआरएफ। ओके, कीप इन योर माइंड, अगर कोई बोले एएफआरएफ क्या है तो शेड्यूल 3 बोलकर मत आ जाना, शेड्यूल 3 इज़ एन एग्जाम्पल। ओके, सो सपोज हमें क्या करना होता है, हमें डिटर्मिन द फॉर्म एंड कंटेंट, जिस फॉर्म में हमें ऑडिट करना है, जिस कंटेंट में हमें ऑडिट करना है, जिस कंटेंट में हमें प्रेजेंटेशन करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो फॉर्म एंड कंटेंट कौन बताता है, एएफआरएफ। अब जब हमें ऑडिट करना होता है तो हमें ऑडिट नहीं, जब हम मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है उस टाइम पर क्या करता है मैनेजमेंट एएफआरएफ एप्लीकेबल करता है ऑन द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर्म एंड कंटेंट क्या होता है, सपोज ये हमारी है बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर इस फॉर्मेट में हमें बैलेंस शीट बनानी है। सपोज ये रहा छोटा सा, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम एंड ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम। ये फॉर्म हमें कौन बताता है, ये फॉर्म बताता है हमारा एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ये तो हो गया फॉर्म, इसके अंदर कंटेंट क्या लिखने हैं, पहले असेट लिखनी है, बाद में लाइबिलिटी लिखनी है, पहले लाइबिलिटी लिखनी है, बाद में एसेट लिखनी है। ये सब कौन बताता है, क्या कंटेंट लिखना है, असेट में कौन कौन से आइटम्स लिखने हैं, लाइबिलिटी में कौन कौन से आइटम्स लिखने, किस हेडिंग के अंदर कौन सा आइटम जाएगा, नॉन करेंट एसेट में क्या जाएगा, करेंट एसेट में क्या जाएगा, अदर नॉन करेंट एसेट में क्या जाएगा, ये सारा कंटेंट कौन बताता है, ये बताता है हमें एएफआरएफ, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एएफआरएफ इज डिटर्मिन इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म एज वेल एज कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट दोनों ही हमें कौन बता रहा होता है, ये रहा आपका फॉर्म और ये रहा आपका कंटेंट। ठीक है, दोनों कौन बता रहा होता है, एएफआरएफ। अगर एमसीक्यू में पूछे कि हमारा फॉर्म एंड कंटेंट कौन बताता है तो जस्ट आंखें बंद करके एएफआरएफ में लगा कर आगे बढ़ जाना।
दूसरी बात, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो हमें बताया ही नहीं गया। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, मैडम ने तो बताया नहीं। सुनो भाई सुनो, यहाँ पर निकालो 5 एरोज, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर बैलेंस शीट, पीएल, नोट्स टू अकाउंट्स, सोकी, ठीक है, सोकी क्या, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड देन कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिफ्थ क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीनों मिलाकर बनते हैं हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये तीनों मिलाकर बनते हैं हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक भी मिसिंग है तो हम कह देंगे कि ये हमारा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है ये भी हम किस पर एप्लीकेबल करते हैं, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए हैं फॉर द पर्पस ऑफ lender or any other damn person who is the specific user of that particular financial statement, तो हम उसे क्या बोलेंगे, that it constitute a part of complete set of financial statement, it is a part of complete set of financial statement। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क भी आप किस पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, कंप्लीट सेट पर। इस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक यूज़र की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को दिमाग में रखकर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप एक बात ये समझो, इस पैराग्राफ पर मैंने इतना एम्फेसाइज क्यों किया, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, दैट्स वाई आई एम्फेसाइज ऑन ईच एंड एवरी वर्ड ऑन दिस in this paragraph, okay, written in this paragraph I emphasize on each and every word, so accordingly मार्क इट लड्डू। अगर नहीं होगा तो इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। इसमें लिखे हुए 3-4 सेंटेंस लिखे हैं बट इसमें से एमसीक्यू बनने की चांसेस है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन प्योर कोर अंडरस्टैंडिंग। अगेन वी आर गोइंग टू डील विद द एग्जाम्पल ऑफ, अब इंस्टीट्यूट हमें कह रहा है अब तो ये बता दो कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो अगेन मार्क इट लड्डू, इस पर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन भी बनाया है। तो एग्जाम्पल क्या है, सपोज वी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब हम स्पेसिफिक यूज़र के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे स्पेसिफिक यूज़र कौन है, या तो क्रेडिटर है, या तो रेगुलेटर है, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बॉन्ड होल्डर है, लोन एग्रीमेंट जिसके साथ किया है वो है, प्रोजेक्ट ग्रांट जिसको दी है वो है। तो ये सब हो गए हमारे स्पेसिफिक यूज़र। अब एग्जाम्पल ये जो दिया है ये हमें याद करना है। क्रेडिटर कैसे हुआ स्पेसिफिक यूज़र, हम बना रहे हैं कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। क्रेडिटर को चाहिए हमारी कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए हमने क्या किया है, कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो दैट एन एंटिटी में बी रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए हमने बनाया है एक कैश रिसीट जो हमें कैश मिल रहा है, एंड डिसबर्समेंट जो हम कैश का पेमेंट कर रहे हैं फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन। हमने कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर क्रेडिटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टेब्लिश बाय रेगुलेटर, हम जिस रेगुलेटर के अंडर में कवर होते हैं उस रेगुलेटर ने हमसे बोला है कि कुछ रिक्वायरमेंट है एंड अकॉर्डिंगली उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, तो ठीक है हम उनके हिसाब से बनाकर उन्हें प्रोवाइड करवा देंगे। दिस इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हमने तो उसके रेलेवेंट जो हमारे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आते हैं वो भी हम क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन के लिए जो हमने स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए स्पेसिफिक उस कॉन्ट्रैक्टर के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बॉन्ड इंडेंचर, बॉन्ड इंडेंचर का मतलब होता है कोई बॉन्ड होल्डर है, ठीक है, बॉन्ड होल्डर है, उसको बॉन्ड उसको खरीदना है, मीन्स हमें बॉन्ड इशू करना है, हमें क्या एंटिटी को बॉन्ड इशू करना है, ठीक है, या एंटिटी को बॉन्ड रिडीम करना है। तो ये सारी चीज़ों में जो वो बॉन्ड होल्डर को अपना ऑप्शन देते हैं ना किसी किसी केस में कि आप इतने पर आकर रिडीम कर लो, कैश ले लो या कन्वर्जन करा लो, तो उस सब केस में हमने स्पेसिफिकली बॉन्ड होल्डर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, उसको भी हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देन लोन अग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट हमने किसी से लोन लिया या किसी को लोन दिया,
हमें उस लोन देने वाले या लेने वाले के लिए हमें इस पे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। दैट इज़ ऑल्सो फॉर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं स्पेसिफिक यूज़र के लिए। देन एक प्रोजेक्ट ग्रांट, हमने कोई प्रोजेक्ट लगाया, उसके लिए हमको ग्रांट चाहिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट बॉडी से, तो उसके लिए भी मैंने अपने बनाए हैं स्पेसिफिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो यहाँ पर हमारे हो गया 5 एग्जाम्पल, और आपको ये 5 एग्जाम्पल एग्जाम में लिख कर आने हैं। पहला क्या है, कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन दैट एन एंटिटी मे बी रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फॉर क्रेडिटर। Cash receipt and disbursement basis of accounting for cash flow information that an entity may be requested to prepare for creditor. Financial reporting provision established by a regulator to meet the requirement of that regulator. Then the financial reporting provision of a contract. Financial reporting provision of a contract, ये हो गए 3 पॉइंट। 4th पॉइंट, जब हम बॉन्ड होल्डर्स के लिए बना रहे हैं वो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। लोन अग्रीमेंट के लिए बना रहे हैं वो भी हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए गवर्नमेंट के लिए बना रहे हैं वो भी हमारा क्या है, वो भी हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। ओके, सो यहाँ पर हो गए हमारे 5 पॉइंट्स जो हमें लिख कर आने। अगेन स्पीक विथ मी। कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो दैट एन एंटिटी may be requested to prepare for creditor. Cash receipt and disbursement basis of accounting for cash flow information that an entity may be requested to prepare for creditor. Financial reporting provision established by the regulator to meet the requirement of that regulator. Financial reporting provision of a contract, बॉन्ड होल्डर के लिए लोन एग्रीमेंट जिससे किया है उसके लिए, एंड प्रोजेक्ट ग्रांट के लिए गवर्नमेंट के लिए या नॉन गवर्नमेंट बॉडी किसी के लिए जिससे भी हमें अपनी ग्रांट चाहिए हमने उसके लिए बना दिया। मतलब वो स्पेसिफिक यूज़र, और जब स्पेसिफिक यूज़र है तो उसके लिए क्या लगते हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बारी आई, हमने उठा के 800 का एप्लीकेशन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इंस्टीट्यूट आकर बता रहा है देखो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क 2 अलग चीज़ें हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, हम पहले समझ चुके हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट। कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच इंगेजमेंट, इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स मार्क कराऊंगी। अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कंसिडरेशन दैट वी शुड कंसिडर व्हाइल एक्सेप्टिंग एन इंगेजमेंट अंडर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 800, देन यू नीड टू राइट दोज 5 पॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने किसके लिए हैं, हमें बनाने हैं इंटेंडेड यूज़र के लिए, मतलब स्पेसिफिक यूज़र के लिए। सो द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूज़र इज़ ए की फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बस इतना ही आप यहाँ पर मार्क करो। Financial information need of the intended user are a key factor. Financial information need of the intended user are a key factor in determining the acceptability of the financial reporting framework. Again, come with me. Financial information need of the intended user are a key factor in determining the acceptability of the financial reporting framework. Then point number 2. Point number 2. Some laws or regulation may prescribe the financial weight. Some laws or regulation may prescribe the financial reporting framework to be used by management in the preparation of a special purpose framework for a certain type of entity. Okay, इतना नहीं भी चलेगा। चलो, some laws and regulation may prescribe the financial reporting framework to be used by management in the preparation of a special purpose framework. Some laws and regulation may prescribe the financial reporting framework to be used by management इन द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कुछ लॉज एंड रेगुलेशन भी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, हमारे लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेस्क्राइब कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोई रेगुलेटर है वो भी हमें बोल सकता है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग बनाइए। ठीक है, अगर रेगुलेटर बोलता है तो हम रेगुलेटर की इच्छा से बना लेंगे, बट आपको यहाँ पर वो मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली स्टोरी नहीं भूलनी है। ठीक है, कोई भी बोले कुछ भी बोले, आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी नहीं भूलनी है।
मर्चेंट ऑफ वेनिस की स्टोरी क्या थी, मैंने आपको बताया था कि भाई जो शाइलॉक था, शाइलॉक अ क्रूअल मनी लेंडर, तो वो क्रूअल मनी लेंडर था, वो हार्ट लेना चाहता था किसका, एंटोनियो का, ठीक है, एंटोनियो का। बट उसको जो जज जो डिसीज़न देता है, वो डिसीज़न ये देता है कि ठीक है तुम हार्ट ले लो, बट एक भी बूंद ब्लड का नहीं रिलीज़ होना चाहिए। सो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर अगर किसी रेगुलेटर ने आपको बताया है कि आप मेरे अकॉर्डिंग अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, जो भी आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बना रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है बना लो, नो इशू इन इट, बट एटलीस्ट जो हमारी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो पूरी कर लो। उसके बाद में जो कुछ भी जो बोलता है वो बनाओ, ठीक है, उसकी एडिशनल जितनी भी रिक्वायरमेंट है सब कुछ पूरी करो, नो इशू इन इट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट, सब लॉज एंड रेगुलेशन में प्रेस्क्राइब द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज by the management in the preparation of special purpose framework, ठीक है। देन यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे 210 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिटरमिन वेदर एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट के बीच में। प्रेस्क्राइब एक्शन टू बी टेकन बाय ऑडिटर इफ सच कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो प्रेस्क्राइब एक्शन लेगा। प्रेस्क्राइब एक्शन क्या लेगा कि एटलीस्ट 210 की रिक्वायरमेंट पूरी कर लो, उसके बाद जो जी जाए करो, जितना हमें और भी एडिशनल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है हम कर सकते हैं, बट ऐसे 210 जो हमारे सुप्रीम स्टैंडर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे ICI इशू करके रखा है हमारे लिए, एटलीस्ट उसे तो पूरे कर लो। देन पॉइंट नंबर 3 talks about the AFRF may encompass the financial reporting process, financial reporting provision of a contract source other than those described. Wait, इसको छोड़ो, next, in this case acceptability of the FRF in the circumstances of the engagement, acceptability of the AFRF in the circumstances of the engagement is determined by what, determined by considering whether the framework exhibit attribute normally exhibited by the AFRF in accordance with the ऐसे 210। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो हम देखेंगे ना कि क्या जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर रेगुलेटर का या कोई और हमें स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर जो फॉर्म एंड कंटेंट दिया जा रहा है, एटलीस्ट वो हमारी ऐसे 200 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर ले, एटलीस्ट उतने तो एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट कर ही दे जो हमें ऐसे 210 में बोले गए। अगर वो नहीं करता तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा टू चेंज द फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर व्हाट इट से फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। चलो भाई चलो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। देन हमारा लास्ट पॉइंट क्या था, अगर कोई अभी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि इन ईच केस पर्टिकुलर एंगेजमेंट ऑफ ईच ऑफ द एट्रीब्यूट नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय AFRF इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। किसके ऊपर डाल दिया भाई, ऑडिटर के ऊपर डाल दिया। आप अपनी जजमेंट लगाइए, आप पता करिए कि यहाँ पर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो ज़रूरी होने चाहिए, जो मैंडेटरी होने चाहिए। ये कम्प्लीटली डिपेंड किस पर करता है, ऑडिटर की जजमेंट पर। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट्स लर्न कराए हैं। फर्स्ट इज कि हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड किसके लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने किसके लिए है, टू कंसिडर द नीड ऑफ द इंटेंडेड यूज़र एज ए, अरे भाई, इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूज़र इज द की फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द FRF एप्लीकेबल इन द प्रिपरेशन। अगर हमने कोई ऐसा AFRF एक्सेप्ट कर लिया है जो हमारे इंटेंडेड यूज़र्स की नीड ही ना फुलफिल करे, तो हम क्या करेंगे ऐसे AFRF अडॉप्ट करके, एक्सेप्ट करके। हमें तो वही AFRF चाहिए जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूज़र की एटलीस्ट उनकी नीड तो फुलफिल करे, जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जा रहे हैं। जब वही खाना नहीं खाएगा जिसके लिए बनाया गया, तो खाना बनाने से क्या फ़ायदा। वो खाना बना दो जो वो बंदा खा ले, ठीक है। कितना सटीक एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सम लॉज एंड रेगुलेशन में प्रेस्क्राइब द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी यूज बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ए सर्टेन टाइप ऑफ एंटिटी। ठीक है, ये हमने बोल लिया था कि कुछ लॉज एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
देन जब आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिला है, इन द केस वेदर यू नीड टू डिटर्मिन वेदर एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइज, तो आपको 210 की मिनिमम रिक्वायरमेंट देखनी है। एंड यहाँ पर भी वही है कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF इज इन द सर्कमस्टांसेस इज डिटर्मिन बाय कंसिडरिंग वेदर द फ्रेमवर्क एग्जिबिट एक्चुअली मिनिमम नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो एटलीस्ट उतने तो एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट करे ही करे, और कितने एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट करने चाहिए बाय ए एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, इज ए मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि हमारे की फैक्टर क्या होगा इन डिटर्मिनिंग द नीड ऑफ द इन डिटर्मिनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द FRF, कौन होगा हमारा इंटेंडेड यूजर इज द की फैक्टर। दूसरा पॉइंट क्या था, सम लॉज एंड रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेटर भी हमें प्रोवाइड कर सकता है, जो हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल करना है वो प्रोवाइड कर सकता है। फिर हमने बोला था 210 के अंदर देख लो कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। देन हमने फोर्थ पॉइंट बोला था कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है, यार हमने फोर्थ पॉइंट भी बोला था, यस 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 वी हैव डन 5 पॉइंट, we have done 5 points, first point, then second point some laws and regulation, third point ऐसे 210, fourth point था हमारा ये कि एटलीस्ट देख लो कि वो नॉर्मली उतने एट्रीब्यूट्स एग्जिबिट कर रहा है या नहीं। देन फिफ्थ पॉइंट था कि ऑडिटर की जजमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको एक्सेप्टेबल करना चाहिए या नहीं, इट मस्ट बी एक्सेप्टेबल यू और नॉट, इट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर इटसेल्फ। देन कंसिडरेशंस वाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ये कहाँ से आ गया, अरे भैया यहीं से आया है, ये देखो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द एंगेजमेंट पढ़ लिया हमने, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पढ़ने वाले हैं, एंड उसके बाद में फॉर्मिंग ऑन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट आर द कंसिडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस पर थे, नो वी हैव डन दिस, कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि देखो भाई अभी तक जितनी पढ़ाई करके आए हैं वो सारी पढ़ाई यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाली है। ठीक है, सारी रेलेवेंट पढ़ाई अपनी ऐसे की एप्लीकेबल होगी। तो मतलब जो लोग ये कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड छोड़ दो, इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड कर लेंगे, अरे 800 कर लो या कुछ बीच से पॉइंट आउट करके स्टैंडर्ड कर लो, तो मैं कहती हूँ उनसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बीच से किए ही नहीं जा सकते। स्टैंडर्ड का एक फ़्लो बना हुआ है और उस फ्लो के बिना आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, अब 1000 बार कर लो तब भी कुछ नहीं होने को। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्लो है जिसके अंदर आपको सारे स्टैंडर्ड्स कवर करने होते हैं, एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग तो हो, क्योंकि वहाँ पर बैठकर MCQ भी तो सॉल्व करना है हमें एग्जाम में। सो कंसिडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट, what are the considerations? SA 200 requires the auditor to comply with what? Relevant ethical requirement। SA 200 कहता है कि relevant ethical requirement से आप comply कर लो, बिल्कुल करना चाहिए। Then all standards on auditing relevant to the audit will be applicable on you। ये कौन कह रहा है? ये SA 200 कहता है। ठीक है, तो ऐसे 200 बोल रहा है, तो जब हम ऐसे 800 के अंदर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करेंगे तो हम 200 की बातों को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके, जब राजा जंग पे जाएगा तो सेनापति के भी सारे फैसले को दिमाग में रख कर जाएगा। ठीक है, ऐसे 200 रिक्वायर्स द ऑडिटर कंप्लाई विद 2 थिंग्स, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट, आप रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करो और सारे स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको मार्क कराने वाली हूँ, अगेन इसी के आगे का, इट ऑल्सो रिक्वायर्स द ऑडिटर टू कंप्लाई विथ ईच रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे अनलेस द इंटायर ऐसे इज नॉट रिलेवेंट और द रिक्वायरमेंट इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज इट इज कंडीशनल एंड द कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। आपको सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने हैं, सिर्फ कब नहीं करने हैं, आपको उस केस में नहीं करने हैं जब आपके ऊपर कोई ऐसे रेलेवेंट ना हो, जब कोई स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आपके लिए रेलेवेंट नहीं हो। एंड क्यों रेलेवेंट नहीं है? या तो वो रेलेवेंट नहीं है या तो वो इस वजह से रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो एक कंडीशनल ऐसे है और वो कंडीशन आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। कैसे कंडीशनल ऐसे है? जैसे जस्ट लाइक 402 किस केस में एप्लीकेबल होता है? ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज यूज़ करनी है। अगर आपको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस नहीं यूज़ करनी है, उस
पर्टिकुलर केस में आपके ऊपर ऐसे 402 की एप्लीकेबिलिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक कंडीशनल ऐसे है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, आपकी ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट्स वाई यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉलो दैट रिलेवेंट स्टैंडर्ड। क्योंकि एक तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है और दूसरा रेलेवेंट नहीं है। क्यों रेलेवेंट नहीं है? क्योंकि वो एक कंडीशनल ऐसे है और उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे 402 सिर्फ एक एग्जाम्पल था, ऐसे और भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसे और भी ऐसे हो सकते हैं। ओके, ऐसे। देन मटीरियलिटी की बात करते हैं। जब हम मटीरियलिटी डिटरमिन करते हैं तो उसमें हम कौन सा ऐसे एप्लीकेबल करते हैं? वी आर गोइंग टू एप्लीकेबल ऐसे 320। ऐसे 320 में हम क्या कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटीरियल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम ये सारी चीज़ें मटीरियलिटी में कंसिडर करते हैं। तो अब ऐसे 800 के पास जब हम आएंगे और ऐसे 800 का जो AFRF है, मतलब जो भी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है हमारा, उसमें हमारी ऑलरेडी मटीरियलिटी डिटरमिन है। मतलब देयर आर सम लेवल जो पहले ही हमारे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ने मटीरियलिटी डिटरमिन करके रखी। तो क्या इस केस में हम अपने ऐसे को भूल जाएं? क्या हम अपने प्लस को भूल जाएं? क्या विरासतों को भुला दिया जाए? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे 320 के अंदर मटीरियलिटी डिटरमिन करनी है। ठीक है, ओनली बिकॉज आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर, स्पेसिफिक आपके जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर मटीरियलिटी डिटरमिन हो चुकी है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसे 320 के अंदर मटीरियलिटी डिटरमिन नहीं करनी है। ये देखो यहीं पर लिखा हुआ है, जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटीरियल आर बेस्ड ऑन अ कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड। अगेन, existence of such a threshold, कौन से threshold? materiality threshold does not relieve the auditor from the requirement to determine materiality in accordance with ऐसे 320। अगर आपकी कोई भी थ्रेशोल्ड पहले से बनी हुई है स्पेसिफिक पर्पस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसे 320 के अंदर मटीरियलिटी नहीं डिटरमिन करनी। इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमिन मटीरियलिटी इन अकॉर्डेंस विथ 320। देखो ये पर्टिकुलर पैरे में बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखी है, इसमें भी लिखी है, इससे पहले वाले में तो मैंने उसमें आपको 5 पॉइंट्स मार्क करा दिए थे। यहाँ भी मैंने आपको 3 पॉइंट्स मार्क करा दिए हैं, 2 पॉइंट और मार्क कर लेंगे तो 5 पॉइंट्स अपन यहाँ भी देख कर चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने 2 ऐसे के एप्लीकेशन अभी तक के ले आए हैं। ऐसे 200 जो कहता है कि आपको रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट को अप्लाई करनी, दूसरे सारे ऐसे एप्लीकेबल होंगे अनलेस एंड अनटिल, जब तक कि कोई ऐसे रेलिवेंट ना हो या फिर जब कोई ऐसे रेलिवेंट ना हो, बिकॉज दैट इज ए कंडीशनल ऐसे और उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरा ऐसे यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ऐसे 260। ऐसे 260 कहता है द ऑडिटर टू डिटरमिन द अप्रोप्रिएट पर्सन विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विथ होम टू कम्युनिकेट। अब आपको कम्युनिकेट किससे करना है ये आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट से कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट अलग है, कंपनी का TCWG अलग है, उस केस में आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि किसको रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्ट ऑडिटर के जजमेंट पे डिटरमिन करती है एज टू होम इज द अप्रोप्रिएट पर्सन, किसके लिए आप आंसरेबल होंगे, हु इज द अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर यू to determine the governance structure with whom you need to communicate। ऐसे 260। in some cases all of TCWG are involved in managing that entity। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि TCWG एंड मैनेजमेंट एक ही हों, सारे TCWG मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, ठीक है, वो सब मिलकर मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं। इन दैट केस यू नीड टू डिटरमिन हु इज द अप्रोप्रिएट पर्सन टू होम यू शुड रिपोर्ट। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस। 4 पॉइंट्स हो गए। पहला हुआ ऐसे 200, दूसरा हमने बात की थी ऐसे 320 की, तीसरी हमने बात की थी ऐसे 320 की ही, जिसमें हमने बोला था कि अगर थ्रेशोल्ड मेंशन है हमारे स्पेसिफिक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर अपना जो थ्रेशोल्ड है मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड वो डिटरमिन नहीं करेगा, ऑडिटर को फिर भी करना चाहिए। देन हमने 260 की बात की थी जहाँ पर बोला है कि
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है टू डिटर्मिन द अप्रोप्रिएट पर्सन टू होम टू कम्युनिकेट। ओके, देन लास्ट पॉइंट ऐसे 700 का आता है जो कहता है कि रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस के बारे में। व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब आपको ओपिनियन फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो आप भी क्या करोगे, ऐसे 700 की सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे। क्या करने वाले हो, ऐसे 700 की सारी रिक्वायरमेंट फॉलो करोगे। ठीक है, सो देयर आर 5 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, ऐसे 200 के हमने 2 बातें की कि रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट की कंप्लाई होनी चाहिए। ऑल एसेज रेलिवेंट टू द ऑडिट मस्ट बी कंप्लाइड विद। दूसरी बात क्या की, हमने बोला कि 320 में आपको जजमेंट लगानी पड़ेगी अबाउट मैटर दैट आर मटीरियल टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर एज ए ग्रुप। तीसरी बात हमने क्या की, अगर मटीरियलिटी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनी हुई पहले से डिटर्मिन है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी से रिलीव हो जाओगे। इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटर्मिन मटीरियलिटी। फोर्थ पॉइंट क्या था, ऐसे 260 के अंदर आपको डिटर्मिन करना पड़ेगा हु इज द अप्रोप्रिएट पर्सन टू कम्युनिकेट। देन ऐसे 700 की बारी आती है जो हमको बोलता है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग कंसिडरेशन। हम यहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट ऐसे 700 की देख कर चलने वाले हैं। देन उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ AFRF, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने बोला है ऐसे 700 से रेलेवेंट बातें कि AFRF का डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए। सो लेट्स रीड। इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके, इन एनी अंडर एनी कॉन्ट्रैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। ऑडिटर को क्या करना होगा, ऑडिटर शैल इवेलुएट whether the financial statement adequately describe any significant interpretation of the contract on which financial statement are based। क्या कोई significant interpretation दिया है उस कॉन्ट्रैक्ट का जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं। एक बार ऑडिटर को ये इवेलुएट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरप्रिटेशन वर्ड होता है ना, ये बहुत बहुत हैवी वेटेड होता है। ठीक है, जब आप कोई लॉ एंड रेगुलेशन का इंटरप्रिटेशन करोगे तो 10 लोगों को बैठा लोगे तो इट माइट पॉसिबल कि वो 10 लोग 10 अलग अलग इंटरप्रिटेशन करें। ठीक है, तो ये बहुत हैवी वर्ड होता है, इसलिए जिस रेफरेंस में जिस इंटेंशन से कॉन्ट्रैक्ट को ड्रॉ किया गया है, ऑडिटर को वही इंटेंशंस लेने चाहिए, वही इंटेंशंस इवेलुएट करने चाहिए। द ऑडिटर शैल इवेलुएट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब एनी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन। क्या हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन का डिस्क्लोजर दिया हुआ है, कोई अप्रोप्रिएट मैनर में कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन किया हुआ है ऑन विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, जिस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पर क्या देखना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट देखना है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज देयर। देन यहाँ पर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट की, ठीक है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट की बात की गई। मैंने आपको बताया फॉर्म क्या होता है एंड कंटेंट क्या होता है। इन केस ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो डिस्क्राइब द पर्पस। क्यों बना रहे हो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पर्पस बताओ फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एंड इफ नेसेसरी द इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर कौन है ये भी बता दो। रेफर टू अ नोट इन द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क दैट कंटेन दैट इंफॉर्मेशन। ओके, क्या 2 चीज़ें बतानी है हमको, बतानी है पर्पस और इंटेंडेड यूजर। क्या 2 चीज़ें बतानी है, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल ऑल्सो डिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। किस पर्पस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए गए, और अगर ज़रूरी है तो आप इंटेंडेड यूजर भी बता दो। और रेफर टू अ नोट इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप एक नोट लिख दो जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी है। क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपको एक स्पेशल पैरा देकर आपको ये लिखना होगा कि पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूज़र कौन है? बिल्कुल, एग्जैक्टली। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। इफ़ मैनेजमेंट हैज़ अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अगर मैनेजमेंट के पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की चॉइस है इन द प्रिपरेशन ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the explanation of management responsibility for the financial statement shall also make reference to its responsibility। मैनेजमेंट के पास अगर चॉइस है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर उस फ्रेमवर्क को बनाने की, तो मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रेफरेंस भी देगा
कहाँ पर, अपने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के अंदर बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बताओ। पूरा प्रिपरेशन कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बताओगे मैनेजमेंट, बताना पड़ेगा। दैट्स वाई हेयर you should also make a reference to your responsibility for determining that the FRM is acceptable in the circumstances। दो बातें दिमाग में रखनी है, पहले तो पर्पस बता दो, इंटेंडेड यूज़र बता दो, ठीक है। उसके बाद में उस इंफॉर्मेशन को ऑडिट रिपोर्ट में आप मेंशन कर दो। ये तो हो गई ऑडिटर की बात। दूसरी हो गई मैनेजमेंट की बात। मैनेजमेंट क्या कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है, अगर आपके पास ये चॉइस है कि आप उसमें अपनी एक हेडिंग लिखकर बता सकते हो, तो आप प्लीज़ बता दो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। What is your responsibility for determining that the FRM is acceptable in the circumstances? Okay, so यहाँ पर दो पॉइंट आपको कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ एसिड 800, बट मैंने इस पर इतना एम्फेसाइज किया बिकॉज इट इज़ ए कैटेगरी स्टैंडर्ड, ठीक है, हल्के में नहीं ले सकते। अलर्टिंग रीडर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जो रीडर्स हैं उनको बता दो भाई ये मैंने बनाया है स्पेसिफिक यूज़र के लिए। किसके लिए बनाया है? स्पेसिफिक यूज़र के लिए, मेहमानों के लिए बनाया खाना, ठीक है, तुम मत छूना। अलर्टिंग रीडर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए गए हैं। दिस मस्ट बी नोन टू द यूज़र, ठीक है। ये कैसे बताओगे? ये बताने के लिए आपको लगाना पड़ेगा एक पैराग्राफ ऐसे 706 के एप्लीकेशन, जहाँ पर आप बताओगे EOM पैरा, एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप बताओगे अदर यूज़र्स को कि ये आपके लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक यूज़र्स के लिए बना है, आप मत यूज़ करना, क्योंकि अगर आप यूज़ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप वो स्टेटमेंट यूज़ करो जो जनरल पर्पस के लिए बना है, जो वाइड रेंज ऑफ यूज़र्स को कवर करता है। स्पेसिफिक यूज़र के लिए आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़। रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ के बारे में बात की गई है, जहाँ पर बोला है कि देखो ये सब के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र के लिए है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि नॉट फॉर एवरी वन। यहाँ पर आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जनरल पर्पस के लिए अवेलेबल करवा दिया तो इट माइट पॉसिबल कि जनरल पर्पस के जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए ये किसको देखना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा ऑडिटर को रिगार्डिंग एन अलर्ट रिक्वायर्ड एज डिस्कस अबव। एक अलर्ट देना पड़ेगा दैट द ऑडिटर में कंसिडर it appropriate to indicate in the auditor report that it is intended solely for the specific purpose. Depending on the laws and regulation, this may be achieved by restriction the distribution or use of the auditor's report in this circumstances. आपको बताना पड़ेगा ये रिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये रिस्ट्रिक्ट यूज़ के लिए है, ये सब के लिए नहीं है, ठीक है। यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पर हमारा ऐसे 800 ख़त्म होता है एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस test your understanding 1 and 2 in our practice session. If you like the content, then like, share with your friends and एक चिन्ना सा छोटा सा thank you लिख दो. It will motivate me to deliver my best, and thank you. All the best. Bye bye.